नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनियम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन को। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जरूर बने थे, इसलिए संभावना है कि अब की बार भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे दिख रहा होगा थंबनेल में आपका कि हर्षवर्धन नाम है और MCQ के रूप में ये सारा सेशन चलेगा। इसको कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको अच्छे तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन ही है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन आपके सामने ये है कि पहला देखेंगे कि राज्यवर्धन है, आदित्यवर्धन है, पुष्यभूति वर्धन है या नरवर्धन है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा राज्यवर्धन होगा, आदित्यवर्धन होगा या पुष्यभूति वर्धन होगा। तो इसमें जो सी नंबर दिख रहा है आपको, है ना, सी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन। एक मिनट, पुष्यभूति वर्धन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पुष्यभूति वर्धन ने क्या किया था कि थानेश्वर में, है ना, थानेश्वर कहाँ पे है? थानेश्वर में, है ना। थानेश्वर है आपका इस प्रेजेंट टाइम में अंबाला में है। कहाँ पे है? अंबाला। और ये अंबाला कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे हरियाणा में है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कि अदम्य राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा वैजयंती या वनवासी को। किसको राजधानी बनाई थी? वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी मयूर शर्मन ने। किसने बनाई थी? मयूर शर्मन ने। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे कौन? हर्षवर्धन। कौन स्टार्ट होगा? हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम हर्षवर्धन के बारे में देखने वाले हैं, जो क्या है? पहली बात कि हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। ठीक है, पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन। पिताजी का नाम क्या था भाई? पिता प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का ये छोटा बेटा था। ये क्या है? छोटा बेटा। ठीक है, छोटा बेटा। एक और दूसरा कौन था? बड़ा बेटा इनका था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला इसमें हर्षवर्धन था, जिसमें आप देखेंगे कि हर्षवर्धन क्यों प्रसिद्ध है, इतना क्यों प्रसिद्ध है? इसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल किसकी तरह थी? अशोक की तरह थी। ठीक है ना, इसलिए हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय अशोक की भी संज्ञा इसे देते हैं। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे बताने वाले हैं वो देखिए कि इसने संस्कृत में 3 पुस्तकें लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है रत्नावली, एक है नागानंद, ठीक है, और तीसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। तीनों संस्कृत में लिखी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी ये कि इसके दरबार में दरबारी कवि, इसके जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि बाणभट्ट थे। क्या थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचना आप लोग को पता ही होगा, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बाणभट्ट एक तो हर्षचरित था, ठीक है, जिसमें हर्ष के साम्राज्य की वो सारी बातें लिखी हैं। दूसरा था बाणभट्ट का कादम्बरी। दूसरा क्या था? कादम्बरी था। ठीक है, चलिए बाकी हर्ष की बातें नेक्स्ट क्वेश्चन के उस पे करेंगे, बेस पे करेंगे। तो ये बातें आप इससे ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इसका राइट आंसर होगा डी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। कालिदास,
बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास के द्वारा? अब तो आंसर बता दो, अब तो बताना चाहिए। चलो बताओ, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि या व्यास? किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के बारे में लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान आया था, इत्सिंग आया था, मेगस्थनी आया था या ह्वेनसांग आया था? चलिए बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग हो जाएगा। ठीक है, ह से ह्वेनसांग हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इसने दो धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए हैं। ठीक है, सम्मेलन आयोजित किए। एक तो आपका कन्नौज में कराया था। कहाँ कराया? एक तो कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में कराया। कहाँ पे कराया? प्रयाग में कराया। ठीक है, दो धार्मिक सम्मेलन कन्नौज और एक प्रयाग में कराया था। इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की? कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। कोई पुत्र नहीं था, ऐसा साक्ष्य कोई नहीं मिलता कि इसके इतने पुत्र थे। कोई पुत्र नहीं, लेकिन पुत्री थी, एक पुत्री थी। ठीक है, जिसकी इसने शादी कर दी थी। शादी किससे की थी? ध्रुवसेन टू से की थी। किससे की थी शादी? ध्रुवसेन द्वितीय से कर दी थी। ध्रुवसेन द्वितीय से शादी कर दी थी। और हर्षवर्धन के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन हमेशा दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है, तो ये जो आपके धार्मिक सम्मेलन रखता था, ये इसमें बहुत सारा दान दे देता था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ह्वेनसांग होगा। और ह्वेनसांग कितने साल भारत में रहा था? तो 15 वर्ष तक। कितने साल तक? 15 वर्ष तक भारत में रहा। इसे ही हम कहते हैं यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। इसे कहेंगे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? चालुक्य राजा पुलकेशिन टू को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन टू को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परंतक फर्स्ट? 6 का जरा राइट आंसर दीजिए। 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसको? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दो को पराजित किया था। अब देखो भाई, इसको नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हर्षवर्धन को किसने पराजित कर दिया? तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पराजित हुए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया है ना, युद्ध लड़ा गया, ये आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। लेकिन इसमें पुलकेशिन द्वितीय को भी एक शासक जिनका नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा दिया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? क्या बताया मैंने कि इसका भी बिल्कुल ऐसे ही शासनकाल था जैसे हमने पढ़ा था कि मौर्य काल में किसका चल रहा था? अशोक का। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे द्वितीय अशोक की संज्ञा भी देते हैं। क्या कहते हैं? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल, बसखेड़ा लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या ह्वेनसांग के वर्णन में? जरा 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन से अभिलेख से मिलती है? 8 नंबर। यहाँ पे
एहोल अभिलेख किससे मिलती है? एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से मिलती है, ये बात ध्यान देंगे। एहोल अभिलेख प्रतापशील, हड़हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी हैं? ठीक है, तो ये जो आप उपाधियां देख रहे हैं क्या नरवर्धन को दी गई थी, प्रभाकर वर्धन को, आदित्य वर्धन को या राज्यवर्धन को दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर होगा जरा आप लोग दीजिए, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन? इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का पिता था, उसे ये तीनों उपाधियां दी गई थी, प्रतापशील, हड़हरिण केसरी, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? जहां पे पहले है ना थानेश्वर से इस पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की शुरुआत होती है ना, वहां बाद में जब हर्ष का शासनकाल चलने लगा तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से चेंज करके कहां कर दी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह की? मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राजधानी उसने कहां कर दी? कन्नौज में कर दी। कहां कर दी? कन्नौज में। इनकी एक बहन थी, हर्ष की एक बहन, हर्ष की बहन का नाम क्या था भाई? हर्ष की बहन था कि नाम बहन का नाम क्या था? बहन। ठीक है, राजश्री, क्या नाम था? राजश्री नाम था। और इनकी जो शादी हुई, शादी है ना, शादी गृहवर्मा से हुई, गृहवर्मा से हुई। ठीक है, गृहवर्मा से हो जाती है। ठीक है, गृहवर्मा से हो जाती है। अब तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्नौज होगा। मौखरी नरेश थे गृहवर्मा। वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि शीलादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, एक तो किसने दिया था, दूसरा किसको दिया गया था? तो वेनसांग ने दिया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या हर्षवर्धन? क्योंकि ये हर्षवर्धन का काल है ना, वर्धन वंश पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तीनों शासक देख रहे हैं है ना, ये इसके पहले के हैं। और वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन कविराज भी था, कविताएं लिखता था। ठीक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका संस्कृत में इसकी रचना है, तो इसे कविराज भी कहते हैं, इसे शीलादित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो वेनसांग के द्वारा इसे शीलादित्य की उपाधि दी गई। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? है ना, जब गुप्त काल की समाप्ति है तो बहुत सारी एक विडंबना खड़ी हो जाती है कि शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन जब वर्धन वंश आता उसमें हर्षवर्धन ने इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जैसे कि गुप्त वंश में सुचारू रूप से चलता था। तो चालुक्य, राजपूत या फिर हर्षवर्धन? तो नो डाउट क्या होगा? हर्षवर्धन। तो प्राचीन काल का अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, अंतिम हिंदू शासक। ठीक है, अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन, तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? चालुक्य का शासक था। किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? जरा इसका आंसर बता दो। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया। तो वो नदी कौन सी थी? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी होगी, गोदावरी होगी कि कौन सी नदी होगी? नदी आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। किसके तट पर हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? यहाँ पे की नहीं है, कौन सा था? क्या है? कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर? तो कन्नौज सबसे ज़्यादा फेमस शहर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 12 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल। वेनसांग
जिसकी रचना है सीयू की, है ना, जिसकी रचना है सीयू की। और इसने क्या किया कि हर्षवर्धन के समय में रहते हुए यहाँ पे बौद्ध दीक्षा भी ग्रहण की और बौद्ध धर्म भी अपनाया। यहाँ पे देखेंगे कि वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा, 12, 13, 15 या 20, तो 15 साल रहा। ठीक है, वेनसांग यात्रियों का राजकुमार। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम सी यू की, क्या नाम रहता है? सी यू की, इसकी पुस्तक का नाम। 15 साल भारत में रहा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार? देखिए ये भी आ गया कि वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो जो जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं उसे वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। वैसे शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वैसे केवल शाक्य मुनि पूछेगा तो गौतम बुद्ध को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उनके पिता शाक्य कुल के रहने वाले थे। तो शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को कहा जाता है, इत्सिंग को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाएगा? वेनसांग को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान शाक्य मुनि आप याद रखेंगे वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार भी था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन थे? चलिए, क्या मैंने इन तीनों ग्रंथों या नाटकों का नाम बताया है? बिल्कुल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो मैंने बताया कि 2 धार्मिक सम्मेलन करवाया था, बहुत जोरदार तरीके से करवाता था ये अपनी सभाओं को, धार्मिक सभा को। तो मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर? तो एक का नाम तो दिया है प्रयाग, ठीक है, लेकिन और दूसरी जगह अगर पूछेगा किन 2 जगहों पे, है ना, हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा का आयोजन कराया, तो एक तो प्रयाग है, दूसरा कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री और राजश्री के पति का नाम किसके साथ, यानी इसका विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदामन से, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्यशक्ति से या मैत्रेय नरेश भट्टारक से? तो इसका राइट आंसर होगा मौखरी नरेश गृहवर्मा से। किससे? मौखरी नरेश गृहवर्मा से, जिनकी हत्या बंगाल के शासक शशांक ने कर दी थी। ठीक है, शशांक ने ही इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या की थी। षड्यंत्र रच के राज्यवर्धन की हत्या भी की थी। ठीक है, राज्यवर्धन की भी हत्या किसने की थी? शशांक ने की थी, है ना। इसी ने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था। जो ओरिजिनल बौद्ध वृक्ष है ना, जो पीपल का वृक्ष है, उसको शशांक ने ही कटवाया था। इस बात को भी ध्यान देंगे। तो मौखरी नरेश गृहवर्मा से राजश्री का विवाह होता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष सम्मत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? चलो भाई, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूरी भारत के विजय के उपलक्ष्य में? 20 नंबर का जरा राइट आंसर दीजिए। तो 606 में हर्ष सम्मत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने करवाई थी। ठीक है, और बात करें कि हर्ष का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसने शासन संभाला। शासन कब से कब तक किया? तो 606 से 647 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी के बीच में 40 साल तक ये युद्धरत रहा। इसने संघर्ष किया, यानी युद्ध में ये लगा रहा 40 सालों तक, 40 वर्ष तक युद्ध में शामिल रहा। ठीक है, यानी ये जब तक शासन किया तब तक कोई ना कोई युद्ध इससे होता ही रहा, इसलिए 40 साल तक युद्धरत रहा ये। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बनारस, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची? 21 नंबर का राइट आंसर। तो प्रसिद्ध सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था मथुरा। ठीक है, क्या था? मथुरा। इस समय मथुरा में क्या है भाई? मथुरा में क्वेश्चन पूछेगा क्या है, तो रिफाइनरी है। मथुरा में क्या है? रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर बी।
कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? किसे दिया गया है कुंभ मेले? कुंभ मेला 12 साल पे, महाकुंभ अब इसका नाम हो गया है। जो 12 साल पे लगेगा उसे महाकुंभ, और जो 6 साल पे लगेगा उसे कुंभ कहा जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा कुंभ मेले का स्टार्टिंग किया गया था। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? चलो पहले ये बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? गुप्त शासक किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन इसमें यह दिया है कि 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, दान स्वरूप दिए। तो दान में सबसे अव्वल वर्धन वंश में कौन था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे? ये तो इस वंश का नहीं था। ये नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? हर्षवर्धन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 ग्राम दान स्वरूप दे दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए। ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। इसको एक दूसरे से मिलान करना है। तो हर्षचरित कादंबरी, चलो बताओ, हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट किसका है? बाणभट्ट का है। ठीक है। और दूसरा है आपका नीति सूचक श्रृंगार शतक भक्ति शक्ति भातृहरि का है। ठीक है, भर्तृहरि का है। सूर्य शतक आपका मयूर का है। सूर्य शतक किसका है? मयूर का है। इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये किसके हैं? हर्षवर्धन के हैं। तो 1 का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, कितनी सीमा थी? 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6 या फिर 1/3 से 1/4? आंसर कीजिए जरा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/6 से 1/10। ठीक है, 1/6 से 1/10। तो दोस्तों ये रहे हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, अगर कुछ सुधार करना है तो हमारे द्वारा इसमें सुधार भी किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।